नमस्कार। मेरे साथ अमराज पांडे जी हैं। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं। दिसंबर 2023 में आपने कार्यभार संभाला था और 16 महीने हो गए हैं। इन 16 महीनों में कांग्रेस कितना बदली है और कितना बदलना बाकी है, इस पर एक विस्तार चर्चा करने के लिए पांडे जी आज हमारे साथ में हैं। पांडे जी, इन 16 महीनों में आप कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़ा पाते हैं? आशीष भाई, एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि नेतृत्व ने एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी जब उत्तर प्रदेश की मुझे दी, जहाँ पर मैं पहले भी कार्य कर चुका हूँ। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मुझे काफ़ी बदलाव नज़र आता है। बदलाव जब से मैंने जिम्मेदारी ली, उसके बाद में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम रहे वो बहुत ही संतोषजनक और उत्साहपूर्ण थे, जिसने पूरे संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे नेतृत्व के प्रति, लोगों के विश्वास के प्रति पुनः एक बार आस्था की एक बड़ी उम्मीद किरण मुझे नज़र आई। और इसके चलते हुए इन 14 महीनों में संगठन के स्तर पर और यहाँ के राजनीतिक गतिविधियाँ जो भी उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उसमें लोगों की सोच और विशेष करके उत्तर प्रदेश के लोगों का जो एक नैतिकपूर्ण रवैया हमेशा से रहा है और उनके वर्तमान सरकार के प्रति उनका असंतोष, जो अपेक्षाएं उनने की थी उसके प्रति उनकी निराशा, इन सब चीज़ को देखते हुए मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूं कि बहुत ही उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कांग्रेस संगठन पे लोग फिर एक बार विश्वास करना चाहते हैं। और अब हमारी बारी है कि हम किस तरह अपने संगठन को मजबूत करके उनकी अपेक्षा और उम्मीद पे खरे उतरें, और उसी कार्य में हम लगे हुए हैं। और हमारी कोशिश है कि संगठन सृजन के माध्यम से जो एक बदलाव यहाँ की जनता चाहती है, उसके लिए है हम अपने आप को मजबूती से और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सामने आए। आपने संगठन सृजन की बात की। पार्टी एक काफ़ी बड़ा अभियान चला रही है, तो ये संगठन सृजन पहले की कांग्रेस के संगठन से किस प्रकार से अलग होगा? तो नया संगठन बनाए जा रहे हैं, वो संगठन कांग्रेस के पुराने संगठन की जो तौर तरीके थे उनसे क्या बदलाव लाएगा? देखिए, कांग्रेस एक विचारों पर चलती है, एक आइडियोलॉजी पर चलती है। कांग्रेस आज मैं कह सकता हूं कि 140 वर्ष सबसे पुरानी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, स्वतंत्रता आज़ादी के बाद और इस देश को संवारने का, सजाने का और एक नई दिशा में लाने का कार्य किया है। आज फ़र्क जो आप कहते हैं संगठन में, तो वही संगठन है, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी, इसकी सोच कहीं पर भी बदली नहीं है। और आइडियोलॉजी के ही चलते, क्योंकि हमें विश्वास है कि जब देश की जनता कांग्रेस की आइडियोलॉजी की, जिसमें सभी लोगों की भावनाओं को साथ में लेते हुए, उनका सम्मान करते हुए और देश के निर्माण में उन्हें लगाएं, और आज भी कांग्रेस की सोच तो वही है। संगठन की जहां तक बात है, समय समय पर जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, तो उसमें चाहे कांग्रेस संगठन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कभी कभी उतार और चढ़ाव आता है। लोग परिस्थितियों के अनुकूल कभी कभी निर्णय लेने में गलती भी कर लेते हैं। कुछ गलतियां कांग्रेस की भी, कुछ कमजोरियां रही हैं। हमारी अब ये कोशिश है कि कांग्रेस संगठन की मूल विचारधारा को लेकर आज के वर्तमान नेतृत्व के प्रति पूरा समर्पण करते हुए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का जो एक विशेष उत्तर प्रदेश के प्रति लगाव है, उत्तर प्रदेश के प्रति एक अपनापन कुछ ज़्यादा है उनका, गृह राज्य होने के नाते, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है। और जैसा मैंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से राजनीतिक सोच करवट बदल रही है, उसको पूरा करने के लिए पूरी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ संगठन को एक 5 स्तरीय संगठन उत्तर प्रदेश में फिर से उसे मजबूती के साथ खड़ा करने का एक प्रयत्न हमारा शुरू है। परिवर्तन पहले के संगठन में और आज के संगठन में सिर्फ मैं यही समझ सकता हूं कि आज की नई नई टेक्नोलॉजी के चलते हुए और प्रचार माध्यम के से भी जो एक बहुत बड़ा मदद हम ले सकते हैं। हमारी कोशिश है कि संगठन को सही मायने में
आज के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो चुनाव के प्रति हो, चाहे संगठन निर्मित के प्रति हो, उन सभी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ और अपने एक नए एजेंडा के साथ हम इसे खड़ा करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कांग्रेस से लोग जो जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में जो नेतृत्व देना चाहते हैं, कांग्रेस उन तक पहुंच नहीं पाती थी। तो ऐसा क्या रोड मैप आपने अपनाया, ऐसा क्या किया कि वो जो लोग हैं जो जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं और प्लस अपनी उनकी एक नेतृत्व क्षमता है उसको पहचानने के लिए कांग्रेस की ने क्या प्रयास किए हैं? कैसे आपने जिलाध्यक्षों का और लोगों का चयन किया? ब्लॉक तक कैसे जा रहे हैं, बूथ तक कैसे जा रहे हैं? आशीष जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया कि सबसे बड़ी चीज़ है संवाद स्थापित करने की। सबसे पहले तो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और संगठन के जितने प्रमुख नेतृत्व है, जिनका अनुभव है पार्टी में, राजनीति में, सरकार में, उन सब के साथ में हमने सबसे पहले अपना संवाद स्थापित किया। और ये संवाद हम लोग ने सिर्फ ऊपरी राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारी कोशिश ये रही कि इस संवाद कार्यक्रम को हमने पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला, हर ब्लॉक स्तर तक के हमने ये संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं की आवाज़ को, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश की। और उसी के साथ साथ अब आप महसूस करेंगे कि हमने संवाद के साथ साथ जो कार्यक्रम उन्हें दिए हैं, ये एक टाइम बाउंड कार्यक्रम से, समयबद्ध तरीके से कुछ टास्क उन्हें दिए गए हैं, संगठन की टास्क दिए गए हैं, संगठन के सृजन के टास्क दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों तक पहुंचने के लिए, उनसे संपर्क और संवाद स्थापित करने के लिए उनके घर घर में जाना, वोटर लिस्ट को अपडेट करना, उसके अलावा भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, राज्य में स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं। उन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को जुड़ने वाली जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रति लोगों को जागृत करते हुए उसकी अच्छाई और साथ ही साथ उनमें रहने वाली कमियों के प्रति उन्हें आगाह करना है। और एक मैं बात बताऊं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, वो इस तरह से चरमराई हुई है कि यहाँ पर लोग अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बायस तरीके से, पक्षपातपूर्ण यहाँ की सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, लोग त्रस्त हैं। कमज़ोर वर्ग के लोग ज़्यादा त्रस्त हैं। एक विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाकर उन्हें टारगेट कर उन्हें डिमोरलाइज किया जा रहा है। तो ये पोलराइजेशन की राजनीति सरकार अगर 24 घंटे करे और सरकार की ही जो संस्थाएं हैं वो अगर राजनीतिक भाव से प्रेरित होकर अगर कार्य करती हैं तो वो न्याय नहीं कर सकती। तो लोगों तक पहुंचकर उनके इस दुख में, उनके आज जिस प्रकार से उनमें एक डर का माहौल है, उसमें उनके साथ खड़े होने का कार्य हम बड़ी गति के साथ कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि अभी पिछले 14 महीनों में करीबन 160 ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो भी पीड़ित, जो भी शोषित, जिनके ऊपर भी अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरे जोश के साथ में, पूरी ताकत के साथ में संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है। तो लोगों में एक विश्वसनीयता जागृत हुई है, एक साथ में कांग्रेस के साथ और उनके कार्यकर्ताओं के प्रति भी एक उनका विश्वास ज़्यादा बेहतर एस्टेब्लिश हुआ है। जिसे आप भारतीय जनता पार्टी का यूपी में पोलराइजेशन की रणनीति बोल रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की रणनीति बताती है। तो आप जो अभी जो नया सिनेरियो है, जो नया माहौल आ गया है पहलगाम अटैक के बाद, जो जिस तरह से आक्रामक राष्ट्रवाद पर भाजपा आगे बढ़ रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए आप कैसे उसको रोकेंगे, जिसमें वो सभी जातिवाद जा रहे हैं और उनसे कर रहे हैं? तो उसके प्रति आप क्या रोड मैप है? शुरुआत के दौर में मैं मान सकता हूं कि जो भी चाहे योजनाएं हों या जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा लोगों के जहन में डालने का एक प्रयत्न बड़े सुनियोजित तरीके से मीडिया का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा कर रही है, अब लोगों को उसमें फ़र्क समझ में आने लगा है। राष्ट्रवाद की परिभाषा कोई कितना भी कहे, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा कांग्रेस से बेहतर कौन मिसाल के रूप में दे सकता है। राष्ट्रवाद को मनुवाद से जोड़कर और साथ ही साथ लोगों को बांटने का काम अगर राष्ट्रवाद करता है तो वो राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद की नीतियां, राष्ट्रवाद का संदेश और राष्ट्रवाद की परिभाषा वही हो सकती है जिसमें राष्ट्र के सभी अंगों को जोड़कर
और एक लाने का जो संदेश हो उसे हम राष्ट्रवाद मानते हैं, उसे कांग्रेस राष्ट्रवाद मानती है। और उसके चलते ही अनेक चुनौतियों में स्वतंत्रता संग्राम के इतने उसके बावजूद भी कांग्रेस इन सब लोगों को एक विचार में साथ ले आई। आज की वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी और सरकार का ये प्रयत्न है कि अपने राष्ट्रवाद की व्याख्या कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से लोगों को उसे राष्ट्रवाद से अनैतिक तरीके से जोड़कर जो परिभाषित कर रहे हैं, लोगों को उसके बारे में परख हो चुकी है। और लोग भी अब जानने लगे हैं कि झूठा राष्ट्रवाद, पाखंडी राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद और कांग्रेस के और हमारे देश के नैतिक राष्ट्रवाद से बहुत उल्टा है, विपरीत है। कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी संगठन की बात की जाए तो प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया दिसंबर पिछले 2024 में। उसके बाद से 6 महीना हो रहा है और अभी भी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, तो इससे कार्यकर्ताओं नेताओं में एक असमंजस की स्थिति है। तो ये कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों होता है कि कई बार मोमेंटम पकड़ते हैं लेकिन एकदम से वैक्यूम जैसा आता है कार्यक्रम में, तो ऐसा क्यों स्लो हो? नहीं, बिल्कुल कहीं पर भी डिले नहीं है। आज भी हमारे करीबन 270 हमारे जो समन्वयक हमने हर जिले में नियुक्त किए हुए हैं। ये हमने प्रारूप थोड़ा सा चेंज किया है। ये प्रक्रिया के तहत प्रदेश स्तर पर और अन्य सभी जगहों पर जिस किसी भी पदाधिकारी को जिम्मेदारी आगे में हम देना चाहते हैं, उनकी एक परख के लिए, उनकी एक इच्छा शक्ति को जानने के लिए और साथ ही साथ उनके संगठनात्मक कौशल को और बेहतर तरीके से परखने के लिए एक हमने प्रक्रिया इन 100 दिनों की रखी हुई है। संगठन सृजन के माध्यम से जितने भी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश स्तर पर जो कार्य करने योग्य हैं, ऐसे हम लोग ने एक 500 ऐसे नेताओं की नियुक्ति की है जो कि अलग अलग जगह पे अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और जो टास्क, जो कार्य बिंदु उन्हें दिए गए हैं, उस पर उन्हें खरा उतरना है। इसके दो मकसद हैं कि आज अगर हमें 2026, 2027 और 2029 के लिए जो संगठन खड़ा करना है, तो मात्र सिर्फ पदों के आधार पर ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनके कार्यकौशल, उनकी कार्यकुशलता, लोगों को साथ में लेने की भावना और कांग्रेस के विचारों के साथ जुड़कर समर्पण का एक प्रदर्शन उन्हें करना होगा, जो मुझे लगता है कि इस वर्ष के अगस्त तक के हम पूरा कर लेंगे। और वही लोग आज समन्वयक की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। तो कार्यकारिणी एक अलग फॉर्मेट में कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी कार्यकारिणी कार्य कर रही है। औपचारिक रूप से जो संगठन का फ्रेम होता है, जहां पर अलग अलग पद और अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, उनका बेहतर तरीके से चयन करने में और ज़्यादा आसानी होगी और कार्य और उसके नतीजों के आधार पर उन्हें बेहतर जिम्मेदारियां देने के लिए हमें और ज़्यादा विश्वास मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक काफ़ी टफ फाइट भी दी थी। क्योंकि इधर कुछ दिनों से उनकी सरकारी तौर पर घेराबंदी हो रही है और पार्टी के भीतर भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं ऐसे कि उनको हटाया जा रहा है, वो हट जाएंगे। तो इसको लेकर भी एक मुझे लगता है कि अजय राय भी थोड़ा अलग थलग पड़ गए हैं और पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति बना हुई है। तो पार्टी इसको क्लियर क्यों नहीं करती कि उनका क्या भविष्य है, अभी बने रहेंगे कि मैं स्पष्ट कर दूं, जब कभी भी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में या इन अन्य राज्यों में भी एक सही ताकत के साथ में, सही नेतृत्व के साथ में और एक नेतृत्व को खड़ा करने का, सृजन करने का जब कार्य जब भी किया है, तो उस प्रकार से जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो इनसिक्योर्ड चाहे नेता हों, और सबसे बड़ी चीज़ है कि विपक्ष में भी जिन लोगों की इस प्रकार की समझ होती है कि कांग्रेस बेहतर तरीके से अब लोगों का विश्वास हासिल कर रही है, तो ऐसे समय में इस प्रकार के विघ्न आना स्वाभाविक है। पार्टी के अंदर में मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से किसी को किसी प्रकार की शंका है या शक है। अजय राय जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, संगठन के साथ साथ में लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयत्न उनका मेहनत कर रहे हैं। प्रॉब्लम या समस्या या जिस प्रकार का जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयत्न शुरू है विपक्ष के द्वारा।
जिसमें अन्य दल जो हैं जो इस चीज़ से डरे हुए हैं कि कांग्रेस अगर फिर से अपने पुराने गौरव पर अगर आ गई तो कल उनकी दुकान बंद हो जाएगी, चाहे वो आज सरकार में रहे हुए लोग हों या सरकार में पहले सेवा किए हुए लोग हों। जिनको कांग्रेस से खतरा लगता है वो इस प्रकार की रोज नई नई मनगढ़ंत योजनाओं को लेकर और मनगढ़ंत अफवाहों को उड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये मात्र अफवाहें हैं। किसी भी प्रकार से कांग्रेस संगठन के अंदर में पूरी एकजुटता के साथ में, एक आवाज़ के साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं और कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, मुझे नहीं लगता कि इस बार वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व तो भली भांति जानता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हम अपनी ज़मीन को वापस लेने में सफलतापूर्वक और बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ में, उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें सिर्फ अफवाह ही हैं, ना ही किसी प्रकार का बदल प्रदेश में होने जा रहा है, बल्कि सृजन के माध्यम से और भी नए नए लोगों को, सिर्फ अजय राय जी नहीं, लेकिन अजय राय जी के समान, अजय राय जी के समतुल्य, अजय राय जी के से प्रेरित होकर अन्य नेता भी इसके साथ में जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पुराना वोट बैंक था, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, तो इनको जोड़ा जाए। तो पार्टी के पास ऐसा क्या रोड मैप है कि नेता ही नहीं है, जो आपके पास नेता भी हैं वो दूसरी पार्टी से लाए हुए नेता हैं, तो कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे उस अपना पुराना वोट बैंक को जो जिनके समय कांग्रेस के गौरव समय में जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, कैसे उसको वापस लाएंगे? देखिए, एक चीज़ है, आपने देखा होगा पिछले दिनों राहुल गांधी जी की सामाजिक न्याय को लेकर और लोगों की जनभावनाओं को समझने के लिए, और जब पूरा देश की जनता, मध्यम वर्ग, किसान, बेरोजगार युवक एक प्रकार से अपने आप को असहाय और निराश महसूस कर रहा था, उस समय में उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने, मैं समझता हूं कि एक तपस्वी के नाते उन्हें जाना, पहचाना और उनकी मंशा को, उनकी नीयत को, उनके इंटेंशंस को बहुत नज़दीकी से इस देश की जनता ने देखा है। समाज के हर वर्ग को छूने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन हर एक ने अपने आप का प्रतिबिंब राहुल गांधी जी की इस तपस्वी और त्यागपूर्ण भूमिका में अपने आप को जोड़ा हुआ महसूस करते हैं। समाज के हर वर्ग के लिए काम करना, जो कि कांग्रेस ने ही, मैं समझता हूं कि एक ऐसी संस्था है जिसने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से और संगठन के माध्यम से कार्य किया है। आज भी जो मैंने बात कही कि कांग्रेस का संदेश, कांग्रेस के नेतृत्व प्रति उनका विश्वास और कांग्रेस संगठन की विचारधारा को लेकर पास्ट में, भूत काल में जो हमारी उपलब्धियां हैं, आज वो उपलब्धियां देश की जनता को, किसानों को, नवयुवक, हमारे नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षा के प्रति, हर क्षेत्र के लोग को आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है, जब वो तुलना करते हैं कि इन 11 वर्षों में किस प्रकार के विकास हुए। सिर्फ मात्र पब्लिसिटी और सेल्फ प्रमोशन के अलावा ज़मीनी स्तर पर अगर आप उदाहरण ले लें तो उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा प्रकल्प या एक भी ऐसी योजना नहीं आई है जहां पर चाहे यहाँ के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करती हो या यहाँ पे एक नया रोजगार के सृजन की कोई संभावनाएं बनाती हो। अन्यथा यहाँ पर जितनी भी योजनाएं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे यूपीए गवर्नमेंट के दौरान हो, चाहे हमारी सरकार के दौरान हो, उन्हीं चीज़ों को रीलेबल करके चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्योंकि उनकी मंशा और इंटेंशन, उनका नियत उस बारे में साफ नहीं है होने के कारण उसमें जो प्रत्याशित नतीजे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो इस चलते हुए मैं आपको बतलाऊं कि हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे, उन्हीं फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को, यूपी के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को ही ये सरकार दोहराने की कोशिश कर रही है। अन्यथा ऐसे कोई भी एक भी ऐसी योजना नहीं है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो या सांस्कृतिक दृष्टि से हो, कि वो नयापन उसमें कुछ हो। लोग अब इस चीज़ को एहसास कर चुके हैं। मार्केटिंग से देश, प्रदेश और समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती। समाज की व्यवस्था अगर चलनी होगी तो उसके लिए एक मजबूत वैचारिक उसके लिए बैठक चाहिए, जिस पर अडिग होकर सिर्फ हम चाहेंगे कि सांस्कृतिक और लोगों को काल्पनिक एक किसी धर्म, जाति उसके साथ जोड़कर और हम इसमें परिवर्तन लाएंगे। ज़मीनी स्तर पर आवश्यक होता है
कि हमें अपनी गतिविधियों को उतनी ही ईमानदारी से, अपनी योजनाओं को उतनी ईमानदारी से रखना होगा, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे वो पूरे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से महंगाई आज आसमान छू रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, पहले कभी नहीं हुई इतनी बेरोजगारी है। आने वाले समय में खेती, किसान, मध्यम वर्गीय व्यापारी अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। दुकानें, छोटी दुकानें बंद हो रही हैं, बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं। किसानों की ज़मीनें मट्टी मोल भाव पर खरीदने की कोशिश की जा रही है और कुछ चंद उद्योगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की नीतियां एक प्रकार से समाज को, गरीब को और गरीब कर रही है और मात्र चंद लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उनकी गणना ऊपर बढ़ती जा रही है। तो ये एक समतोल अपने आप में बतलाता है कि समाज का विकास, देश का विकास तभी ही पॉसिबल हो सकता है और लोगों में समाधान, खुशी तभी हो सकती है जबकि सभी वर्गों को लेकर कोई योजना बने और लोगों को विश्वास हो अपनी आर्थिक नीति पर, अपनी सरकार की अन्य नीतियों पे, चाहे उसमें अर्थव्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब लोगों को का जिसमें अभाव महसूस होता है। पार्टी के सहारनपुर के सांसद, आप कांग्रेस के इमरान मसूद भी कुछ दिन पहले लखनऊ में थे, तो जिस तरह से उनके समाजवादी पार्टी को उन्होंने निशाने पर रखा था, तो क्या ऐसा लगता है कि 2027 चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन को लेकर एक दुविधा हो रही है? एक पार्टी के बीच में भी ऐसी बातें आ रही हैं कि पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, तो इस पर क्या आपका पार्टी का रवैया है, आपका क्या रुख है? मैं इसमें आशीष जी, मुझे लगता है कि इसको हम दो भागों में रखें। इमरान मसूद जी का वक्तव्य किस प्रकार से उन्हें प्रोवोक करके और व्यक्तिगत रूप पर मैंने क्योंकि बहुत नज़दीक से उसे जांच पड़ताल भी की, इमरान मसूद जी पर और उनके माध्यम से जिस प्रकार का कटाक्ष या जिस प्रकार से उन पर वैचारिक रूप से कुछ नेताओं द्वारा अटैक किया गया, उसका उन्होंने प्रत्युत्तर दिया है। ये व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से इमरान मसूद जी के नाम पर कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के ऊपर एक कटाक्ष करने की कुछ नेताओं ने कोशिश की, समाजवादी पार्टी ने नहीं की। इमरान मसूद जी ने उन गलत वक्तव्यों का मात्र प्रत्युत्तर जवाब दिया है। जहाँ तक बात रही इंडिया गठबंधन के घटक दलों की या समाजवादी और कांग्रेस के संबंध की, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपने तरीके से अपने दल को मजबूत कर रही है, लेकिन हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस को भी उतने ही शक्ति के साथ, ताकत के साथ इसका सशक्तिकरण करें, ताकि अगर सम्मानपूर्ण तरीके से चुनाव के दौरान किसी प्रकार का समझौता या अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम उसमें बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। बात रही, आपने जो कहा कि गठबंधन आगे आने वाले समय में गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा मूल लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए नैतिकपूर्ण तरीके से इंडिया गठबंधन और समवैचारिक पार्टियां, चाहे वो अन्य दल क्यों ना हो, चाहे बीएसपी, समाजवादी और अन्य दल क्यों ना हो, उन सब से हमारा पहले भी निवेदन रहा है, आज भी निवेदन रहा है कि हम सबको एक ताकत बनकर खड़ा होना पड़ेगा। तभी ही हम ऐसी, आज कोई, हम भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से मुकाबला नहीं है, मुकाबला है एक ऐसी ताकत से जो देश के अंदर में लोगों को विभाजन करने का कार्य कर रही है, देश की अर्थव्यवस्था को कुछ चंद लोगों के लिए के हित में बना रही है, जो प्रदेश के अंदर में, पूरे प्रदेश और केंद्र में संवैधानिक संस्थाओं का खुले रूप से राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हुए लोगों को डराने का, धमकाने का, जेल भेजने का, चाहे ईडी के नाम पे हो, इनकम टैक्स के नाम पे हो, पुलिस व्यवस्था के नाम पे हो, प्रशासन के नाम पे हो, लोगों को गलत तरीके से आतंकित करने की कोशिश करिए। जो उनकी नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसे दबाने के लिए इन सब सरकारी संस्थाओं का भी दुरुपयोग कर रही है। तो आज लड़ाई किसी राजनीतिक विचार और की नहीं है, बल्कि पूरी प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए एक सामंतवादी तरीके से, एक डिक्टेटरशिप के तरीके से जो कार्य हो रहा है,
उससे मुकाबला करते हुए लोगों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई है, और उसमें जो भी साथ में आता है उनको हम साथ में लेंगे। और व्यक्तिगत रूप से अगर कोई वैचारिक किसी के मतभेद होते हैं तो उस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं निश्चित रूप से, मेरी भी कोशिश रहेगी और अन्य दलों के लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के आक्षेप ना लगाएं। आप बीएसपी की बात कर रहे हैं कि उसको भी आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी ने ही दलित राजनीति को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती को पर एक कटाक्ष किया था कि किस तरह से वो बीजेपी से बाद में मिल जाती हैं, उनकी उनकी जो रणनीति पार्टी के। तो अभी भी क्या आपको लगता है कि बीएसपी से संभावनाएं हैं गठबंधन की? देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी बहन मायावती जी के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का ना ही कटाक्ष किया, ना क्रिटिसाइज किया। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दलितों ने अपना विश्वास व्यक्त किया, और उसके चलते हुए उस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी बार बार सौंपी गई है। एक विश्वास यहाँ की जनता का, दलित वर्ग का उसके प्रति था। राहुल गांधी जी ने सिर्फ अपना एक दुख व्यक्त किया कि जिस समाज का एक नेतृत्व करती हुई पार्टी को जो जिम्मेदाराना तरीके से जिस प्रकार से आज अपने आप को इस प्रकार की मनुवादी ताकतों के खिलाफ खड़े होना चाहिए और पूरी ताकत को एक लाना चाहिए, उस समय में उनने ये चीज़ का अपने असंतोष व्यक्त किया कि ऐसे समय में एक नहीं आना, ये अपने आप में बीजेपी को मदद करना है। तो राजनीतिक तौर पे माननीय राहुल गांधी जी, जो कि रात दिन सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका इस प्रकार का दुख व्यक्त करना मुझे लगता है कि बहुत ही स्वाभाविक और बहुत महत्वपूर्ण भी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जब प्रियंका गांधी यहाँ से जब से गई हैं तब से बिल्कुल छोड़ देते हैं। यूपी से क्यों, एक बड़ा स्टेट है लेकिन उस पर उतना मेहनत नहीं करते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के, उसके अलावा तो ये कितना गैप क्यों रहा है? ये भी एक गलत परसेप्शन, गलत भावना को इस प्रकार से बनाया जाता है। वास्तविकता में मैं बतलाऊं कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका जी और आदरणीय सोनिया जी के लिए उत्तर प्रदेश उनका गृह राज्य है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई एक दिन हो जहां उनकी भावनाओं के साथ साथ संगठन को, उनके मार्गदर्शन का हमने कभी भी अभाव महसूस नहीं किया। सतत उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग, उनका पूरा समर्थन अगर नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि 14 महीनों में हम इतना कार्य कर पाते। संगठन अगर यहाँ पर आज जो शेप ले रहा है, जिस प्रकार से हम सृजन कर रहे हैं, उसमें हमें जो एक खुशी का आनंद महसूस हो रहा है, उसके लिए हम खुद धन्यवाद देते हैं हमारे नेतृत्व को, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका जी और हमारी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी का, कि उनका ये समर्थन, उनका सहयोग भी ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, अगर ये सहयोग, ये समर्थन, ये मार्गदर्शन नहीं होता तो शायद आज जो हम कार्य कर रहे हैं, जो सफलता का अनुभव हम कर रहे हैं, वो हम शायद नहीं कर पाते। 2027 में बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, मुख्यमंत्री हैं वो। तो पार्टी के पास ऐसा क्या चेहरा है योगी जो 10 साल की एक विरासत लेके आएंगे सत्ता की, तो उसको हराने के लिए आपके पास या इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको आपको लगता है कि इनके चेहरे पे ही हम यहाँ पर सत्ता पलट पाएंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पे इस चीज़ को हम सब लोगों को बहुत ईमानदारी के साथ तो करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कभी भी पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, और कांग्रेस हमेशा सामूहिक नेतृत्व पर हमेशा विश्वास करती आई है। कांग्रेस के पास में वहाँ पर आदित्यनाथ एक चेहरा होंगे, कांग्रेस के पास में आज भी कई चेहरे हैं जो कि आगे आके इस जिम्मेदारी को संभालने के योग्य हैं। समय आने पर पार्टी आंतरिक रूप से चर्चा कर नेतृत्व का निर्णय, नेतृत्व जिसको सक्षम समझता है उसे निश्चित रूप से जब समय आएगा तो उस पर चर्चा करके उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। आपके इंडिया गठबंधन की पार्टी, समाजवादी पार्टी, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री चेहरा मान ही चुके हैं कि वो उनके नेतृत्व चुनाव लड़ेगा। तो अभी इंडिया गठबंधन का क्या रवैया है कि क्या ऐसा कुछ अभी तय होगा पाएगा? मैं समझता हूँ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इस संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्व इसके ऊपर में चर्चा करता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर मुझसे कभी सलाह मशवरा हुई तो राष्ट्रीय नेतृत्व को इसके बारे में अपने सुझाव मैं जरूर दूंगा। यहाँ पर उसका उल्लेख करने में मुझे लगता है कि मैं असमर्थ हूँ। कुछ जगहों पे एक अंतर्कलह की भी स्थिति है पार्टी संगठन में, तो उसको निपटने के लिए हमेशा से एक कांग्रेस की बीमारी आई है कि हमेशा आपस में भी लड़ते रहते हैं, कभी नेताओं में आपस में गुटबाजी होती है, कई बार आप कभी उससे वास्ता हुआ। तो इस पे विराम लगाने के लिए क्या
एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है जहां पर हर व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। स्वाभाविक है कि इन विचारों के चलते हुए कभी मतभेद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मनभेद नहीं होते। मैं विशेष रूप से संगठन के प्रति समर्पित होने के नाते अनुशासन और पार्टी में एक दूसरे का सम्मान, इस पे कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और न मैं होने देता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हमारे सभी नेता जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं वो बहुत ही मैच्योर्ड और समझदार हैं और इस मसले को पार्टी के अंदर रहते हुए बहुत समय समय पर जब कभी होता है, लेकिन ऐसा कोई मेजर मसला नहीं कि जिसके ऊपर हमें चिंतित होना चाहिए। आप कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, गठबंधन की बात होती है, तो कांग्रेस हमेशा एक सेकंड रोल में आती है, पिछलग्गू पार्टी की तरह से एक्ट करती है। इसका कई बार आपके कार्यकर्ताओं में ही बहुत खराब मैसेज जाता है। तो क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्या कांग्रेस एक बड़े भाई की अब फ्रंट पे आगे लड़ेगी चुनाव? देखिए, हमारी वजह से मैंने कहा कि आज पूरे 403 विधानसभाओं क्षेत्रों में, या चाहे लोकल बॉडीज हों या प्रदेश के आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव की बात हो, हमारी कोशिश यही होगी कि कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर अपने संगठन का सृजन करे और वक्त आने पर राजनीतिक उस समय की परिस्थितियों को देखकर जो भी परिस्थितियाँ होगी, नेतृत्व उस पर निश्चित रूप से एक सकारात्मक और अच्छा विचार लेगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को काफ़ी आशा और उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से जो भी अगर सहयोग करेंगे तो प्रदेश की जनता के हित में, देश के जो डेमोक्रेटिक पैटर्न जो हमारा जो है, संविधान के लिए की बात हो या हमारे यहाँ के हर समाज की बात हो, जो उस समय में प्रदेश के हित में होगा उस दिशा में पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगी। दोस्तों, 2027 का चुनाव आने में 16-1.5 साल का वक्त ही बाकी है और जैसे अविनाश पांडे जी ने कहा कि ये तपस्वी राहुल गांधी की नीतियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में एक जंग होगी। अब ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उस जंग का चेहरा कौन होगा, लेकिन पांडे जी आश्वस्त हैं कि सब चीज़ें समय पर सही कर ली जाएंगी। हम भी इसी आशा में है कि कांग्रेस हम भी इसी शुभकामनाओं के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। कांग्रेस अपना 2027 में एक अच्छा प्रदर्शन करे और जैसा कि पार्टी की सब नेता कार्यकर्ताओं के यहाँ से एक अच्छा, ये तो 2027 चुनाव ही बताएंगे कि कितना सफल होते हैं पांडे जी उसमें। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।